एक तरफ अगर एकनाथ शिंदे की बात करें आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से पीछे चल रहे हैं और साकोली सीट से नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। और इन सब के बीच किस तरह से ये आंकड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है वो देखने वाली बात होगी। प्रदीप तिवारी, अब क्योंकि देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 113, मैं सवाल अपना पूरा कर देती हूं, और यही आंकड़ा अगर आगे बढ़ता चला जाता है तो फिर सीएम के फेस को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ आपके हिसाब से आपको दिख रहा है? निश्चित तौर पर देखिए जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लाभदायक है, और बीजेपी ने इस बार बड़े संयम से काम किया है। आप देखें जो इनकी बीजेपी गठबंधन था उसने बड़े संयम से महाराष्ट्र में काम किया, बड़बोलापन भी नहीं किया, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद किया, एक स्ट्रेटजी बनाई पूरे सिस्टम को लेकर के हम किन किन विधानसभाओं में किस तरीके से लड़े। और आप देखें तो जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर थे सबको एक एक विधानसभा पे लगाया गया था, इसलिए कि वो इस तरीके से वो विधानसभा को समझे कि जो नैरेटिव है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में कैसे हो, और कार्यकर्ता या जिन चीजों की कमी है, जिन चीजों को जो समस्याएं थी लोगों की, उसका कैसे हम भविष्य में निराकरण करें, इसको भी लोगों को संतुष्ट करें। तो मुझे लगता है जिस तरीके से पिछली बार आप लोकसभा में जो बड़बोलापन रहा बीजेपी का, जो संयम नहीं था लोगों में, वो इस बार वो दिखा है। और लोगों को एक साथ इस बार आप देखें तो पूरे बीजेपी उसमें चुनाव में कटोगे मरोगे, कटोगे और बटोगे वाला एक मुद्दा ये छोड़ करके, इसके अलावा सारे ऐसी कभी ऐसी बात आपको नहीं सुनने को मिली होगी जिससे लोगों को सीधा सीधा बोलने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं ये समझाइश दी गई थी पार्टी नेताओं को कि आपको काम करना है, जाकर के कोई ऐसी बातों का उपयोग नहीं करना है जिससे लोगों को सीधे सीधे ठेस पहुंचे। और दूसरी बात यह थी कि जब शिवसेना उद्धव जी की पार्टी बीजेपी के साथ थी तो उस समय एक बड़ा माहौल ये था कि वो हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन जैसे बीजेपी से कटी और इंडिया गठबंधन के साथ उनका जुड़ाव हुआ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ कि ये सत्ता के लिए कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी के साथ भी समझौता कर सकते, किसी के साथ जा सकते हैं। इससे भी लोगों को फर्क पड़ा है। और एक बात और आप देखें कि बीजेपी की चूंकि केंद्र में सरकार है, बीजेपी अलायंस की, लोगों को ये लगता है कि जब एक अस्थायी सरकार हमको मिलेगी तो प्रदेश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन ऐसे कारण रहे जिससे वहां पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को बीजेपी गठबंधन को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो मात खाती हुई नहीं जाती। देखिए कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी वहां बेहतर हुई है, लेकिन आप देखें शरद पवार जी को देख लें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की वही मैं बात कर रही हूँ, गिरता हुआ नजर, 18 सीटों पर ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसका बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं चेंज होने का मैसेज जो है वो जनता के बीच गया है। और वहीं अगर हम एनसीपी की बात करें, एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उपचुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर, एसपी 4 सीटों पर आगे, मीरापुर से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कुदरकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार आगे, खैर से बीजेपी उम्मीदवार आगे, करहल से एसपी प्रत्याशी आगे, सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी आगे, फूलपुर से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कटेरी से बीजेपी। हमारे साथ मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। मयंक शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश को लेकर पहले अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि 8 सीटों पर बीजेपी आगे और 1 पर समाजवादी पार्टी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कंपटीशन देते हुए आप लोग भी नजर आ रहे हैं, 5 और 4 का रेशियो हो गया है, कैसे देख रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से डिबेट में बैठे थे हम लोग और यही बात हो रही थी। तो मैंने आपके चैनल पे ही कहा था कि जब तक शाम होगी तब तक सब कुछ बदल जाएगा। तो बाद में मुझे जो एंकर थे उन्होंने स्पेशली बुला के डिबेट में बात करी, बोले आपको कैसे पता था? क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, हमें पता है। जैसे शीशामऊ पे भी थोड़ी देर पहले तक, बहुत 1 घंटे पहले तक